अच्छा, हमारे पास टैक्स में फाइनेंस एक्ट 2025 में कुछ चेंजेस आई हैं। उनके ऊपर देखें, जब भी कभी कोई चेंजेस आती हैं, ठीक है, टैक्स में या इनकम टैक्स में अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो हमारा जो एफबीआर है वो अपना एक सर्कुलर के थ्रू जो है वो बेसिकली इन सब चीज़ों की एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है। अब कौन कौन सी चेंजेस आ गई, ये हम नॉर्मल पर्सन्स के लिए भी रेलिवेंट है जो लोग टैक्स में डील कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है, या फिर वो लोग जो अपने एग्जाम्स में इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है, तो उनकी नॉलेज के लिए भी, या फिर वो ऐसे पर्सन्स जो कहीं ना कहीं टैक्स रिटर्न्स में काम कर रहे होते हैं, या इसके अलावा उनको जो है वो कहीं ना कहीं टैक्स की नॉलेज का शौक होता है कि बस हमें टैक्स के बारे में पता हो, तो हम सब लोगों के लिए ये वीडियो रेलिवेंट है, ठीक है। अच्छा, हमें समझना क्या है, पहले तो मैं इसमें हर चीज़ को डिस्कस कर रहूँगा डिटेल में, ठीक है, कि किसका क्या प्रोसेस है और ओवरऑल हमारी चीज़ों पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। सबसे फर्स्ट पे हमने देखा कि ये 2 अगस्त को जो है वो एक सर्कुलर लॉन्च हुआ। उसमें इन्होंने क्या बात बताई, सबसे पहले तो एक जो हमारे पास ई कॉमर्स के ऊपर जो है वो नया टैक्स एक आ गया, ठीक है। ज़रा इसको समझना है कि देखें ओवरऑल हुआ क्या है। हमारी जो रिटेल मार्केट है, ठीक है, वो कहाँ चली गई है। अब मैक्सिमम चीज़ों में ऑनलाइन चली गई, जैसे कि दराज हो गया या बाकी सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो गए, ठीक है। तो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जो है वो बेसिकली उनके ऊपर क्या कर दिया कि उनकी जब पेमेंट होगी, ठीक है, तो उनकी पेमेंट को ऐसा कर दिया कि उनके जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो हम कट कर लेंगे, ठीक है। कितना कट कर लेंगे ये हम आगे जाकर बात करते हैं। बेसिकली होता ये है कि डोमेस्टिक ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स, बेसिकली मैं अगर ऑनलाइन परचेज कुछ करता हूँ, तो सेक्शन 6A के अंडर में हमने ऐसा किया कि जो भी एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है या फिर वेबसाइट है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस को अगर करंटली आप समझ लें, तो आप समझ लें कि कोई ऐसी चीज़ जो एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो बेसिकली चल रही है, ठीक है, और वेबसाइट, उन सबको जो है वो इनके ऊपर टैक्स लगाना था। अब टैक्स कैसे लगा सकते हैं, हमने कहा इनकी विदहोल्डिंग कर ली जाए। कैसे विदहोल्डिंग करेंगे, देखिए होता ये है कि बीच में एक पेमेंट इंटरमीडियरी है। ये कौन है, ये वो पर्सन है जो बेसिकली आपकी पेमेंट को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। देखें यहाँ तो या तो ये हो सकता है कि बैंकिंग कंपनी होगी, ठीक है, मैंने जो है वो अपनी पेमेंट का सिस्टम जो है वो बैंक से इंटीग्रेटेड कर दिया, या फिर कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, या फिर जो है वो फॉरेक्स का कोई ना कोई डीलर होगा, ठीक है। अच्छा, अगर तो इस तरह के लोग हैं, तो हमने कहा कि ये पेमेंट इंटरमीडियरी, इसके लिए 1% विदहोल्डिंग करनी है, किसकी, ग्रॉस अमाउंट ऑफ रिसीट्स। जितना पैसा, मतलब जितने की मैंने वो चीज़ सेल की है, उन सब का 1% जो है वो ये पेमेंट इंटरमीडियरी विद होल्ड कर लेगा मेरे पास डायरेक्टली अपने पास, ठीक है, और जाके एफबीआर को सबमिट करवा देगा। अब बात आती है वो लोग जो कैश ऑन डिलीवरी पे करवा रहे हैं, बेसिकली कैश की डीलिंग इन्वॉल्व हो गई ना। इससे पहले तक सब कुछ बैंक के थ्रू, चैनल थ्रू था, ठीक है, तो हमने कहा कि ये कैश ऑन डिलीवरी की जब बात आई, तो उसमें देखें आप कि 2% की बात आ रही है, ठीक है, ये 2% है। अब होता क्या है, हम आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि बेसिकली इन्होंने किया क्या है। देखें, यूजुअली हमारे पास कोई टैक्स पहले तो नहीं लग रहा था। अब क्या हुआ कि ये एक फाइनल टैक्स जो है वो बना दिया गया, किसके लिए, अंडर सेक्शन 6A, उन लोगों के लिए जो लोग ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं। ये फाइनल टैक्स क्यों रखा गया और ये फुल टैक्स क्यों नहीं रखा गया, देखिए एक लिमिट बता दी गई कि अगर 8 मिलियन पर ईयर जो है वो आपका इससे ज़्यादा का अगर आपकी सेल हो जाती है, तो आपको सेल्स टैक्स में एसआरबी के अकॉर्डिंगली, सिंध रेवेन्यू बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपको जो है वो रजिस्टर होना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं वहाँ पे सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं हुआ, ठीक है, और बीइंग एन इनकम पर्सन, ठीक है, इनकम अर्निंग पर्सन, मेरे पास अगर कोई लायबिलिटी नहीं बन रही है, फिर भी तब भी अगर मेरी सेल्स जो है वो 80 लैक्स बेसिकली अगर मैं कहूँ, और 8 मिलियन उनसे अगर ज़्यादा एक्सीड कर रही है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये, तब तो मैं सिंध रेवेन्यू बोर्ड में अकॉर्डिंगली जो है वो रजिस्टर हो जाऊंगा। लेकिन अगर मेरी ये चीज़ एक्सीड नहीं करती है, तो भी अगर मैं बैंक के थ्रू पेमेंट लेता हूँ तो 1%, और अगर कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू लेता हूँ तो 2% जो है वो ग्रॉस अमाउंट का मुझे मेरा कट हो जाएगा, मेरा विद होल्ड कर लिया जाएगा और वो गवर्नमेंट को पे हो जाएगा। ये बेसिकली इसका रीज़न ये था कि जो हमारी ऑनलाइन सेलिंग हो रही है उसके ऊपर जो है वो एक टैक्स लगाया जाए, और उसको इतना रखा जाए बर्डन को, और इसकी कलेक्टिवली जो है वो एक तरीके से इसको कलेक्ट करना ईजी रखने के लिए
आपने इसको विदहोल्डिंग वाला जो है वो फॉर्मेट दे दिया, ठीक है। और इसके अलावा ये जो बात बोल रहे हैं, पेमेंट इंटरमीडियरी एंड कुरियर हैव टू कलेक्ट टैक्स इन द नेम ऑफ ईच सेलर डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑन द मंथली बेसिस। अच्छा, उसके बाद जो है बात करें कि विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट जमा करवानी है और उसके बाद ये पूरे के पूरे पैसे भी जमा करवाने हैं मंथली बेसिस पे, ठीक है। तो ओवरऑल जो है वो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इसके लिए। ऑनलाइन मार्केट प्लेस क्या होती है, ठीक है, इन सब के लिए बात जो है वो अल्टीमेटली यहीं तक बात हो रही है, ठीक है। और उसके बाद आ रहा है पेंशन की इनकम। देखें, पेंशन का पहले कॉन्सेप्ट क्या था। पेंशन जो है वो पहले टैक्सेबल नहीं थी अगर आपको जो है वो फॉर्मर एम्प्लॉयर से मिल रही है, ठीक है, और किसी भी एज में मिल रही थी तब कोई मसला नहीं था। अब क्या हुआ, अब जब बात हो रही है तो इसके ऊपर एक फाइनल टैक्स लगाया गया। किस चीज़ के लिए, मेरा एक फॉर्मल एम्प्लॉई, ठीक है, मतलब ये है कि मैं अगर 70 ईयर्स की एज में अभी तक नहीं पहुंचा, ठीक है, और इससे पहले का मेरा कोई फॉर्मर एम्प्लॉय मुझे जो है वो क्या दे रहा है, पेंशन दे रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर मुझे 5% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा, विदहोल्ड हो जाएगा मेरा। लेकिन कब, जब अगर वो अमाउंट 10 मिलियन पर एनम, मतलब अगर पूरे साल की मेरी पेंशन 1 करोड़ रुपए से एक्सीड करती है, ठीक है, और मैं अभी 70 ईयर्स का भी नहीं हुआ हूं, तो इस केस में मुझे 5% फाइनल टैक्स देना पड़ेगा। सिंपल, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर ये मेरे पैसे किससे होंगे, मेरे फॉर्मर एम्प्लॉयर से होंगे। करंट एम्प्लॉयर से जो अमाउंट हमें करंट एम्प्लॉय से जो मिल जाती है वो अमाउंट अभी हमारे लिए चार्जेबल नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ रहा है कैश विड्रॉल पे। बेसिकली होता ये था कि जब मैं कैश विड्रॉ करवाने जाऊं तो 50,000 से ऊपर के अमाउंट पे मुझे 0.6% का टैक्स देना पड़ता था इन केस ऑफ बीइंग अ नॉन फाइलर। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जो 0.6% है इसको बढ़ा के जो है वो हमने 0.6% के बजाय 0.8% पे जा चुका है। ये हमारा कैश विड्रॉल में चेंज आया है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले सालों तक हम देखते थे कि टैक्स रिबेट मिलता था किसको, फुल टाइम टीचर और रिसर्चर को, ठीक है। ये बेसिकली एक जो है वो टैक्स क्रेडिट था, ठीक है, किसको, हमने कहा 25% जो है वो बेसिकली मिल रहा था आपको टैक्स पेएबल के अगेंस्ट में। अच्छा, ये कब तक मिल रहा था, 2022 तक, 2022 तक ये चीज़ चल रही थी। लेकिन उसके बाद जो है वो 2023, 24 और 25 में और आने वाले सालों के लिए ये चीज़ बंद कर दी गई थी, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या है यहाँ पे, यहाँ बेसिकली ये हुआ कि जो 3 साल जो अभी गुजर गए, 2023, 24 और 25, ठीक है, इन तीनों सालों में इन लोगों ने, जो लोग इस चीज़ को क्लेम नहीं कर पाए, उनके लिए एक लास्ट चांस दिया गया है कि वो क्या कर सकते हैं, टैक्स रिबेट जो है वो उनको अलाउ कर दी गई है, ठीक है, कि आप अपना जो है वो टैक्स रिबेट मतलब रिड्यूस टैक्स जो है वो अमाउंट आप सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है, या ये आपके लिए एडजस्टेबल हो जाएगा, लेकिन पर्टेनिंग टू द ईयर 2025 ओनली, ठीक है, मतलब 2023 से 25 के बीच में इन सालों में होगा, तो हमारा ये अवेल हो सकता है प्रॉफिट, ये आपका बेनिफिट अवेल हो सकता है। 2026 या उसके बाद से जो है वो ये चीज़ नॉर्मल हो जाएगी कि अब हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, टैक्स रिलीफ की बात कर रहे हैं तो ज़रा इसको समझ लें कि सैलरीड पर्सन्स का जो टैक्स है वो काफ़ी कम हो गया। कैसे कम हो गया, ज़रा इसको समझते हैं आ जाए। देखिए, हमने बात की कि मिनिमम इनकम जो है वो 6 लाख पे थी, वो तो अपनी जगह पे है। 6 लाख और 12 लाख का जो हमारा स्लैब था, इसमें 1% नहीं था, इसमें 5% हुआ करता था। इसमें अब कितना है, इसमें 1% है, यहाँ 11% है, ठीक है, यहाँ जो है वो 15 प्लस हुआ करता था, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली आपके पास जो है वो यहाँ की अमाउंट भी ज़्यादा हो गई, कम हो गई, ठीक है, और ओवरऑल जो रेट्स हैं वो भी काफ़ी कम हो गए। तो ये बेसिकली एक रिलीफ दिया गया है सैलरी क्लास को। अच्छा, उसके बाद अगर जो है वो हम बात करते थे कि पहले के एक अमाउंट का जो है वो थ्रेशोल्ड रखा गया था कि अगर आप हाई कोर्ट में जो है वो अपील फाइल कर रहे हैं, ठीक है, कमीशन एंड रेवेन्यू को, तो फिर जो है वो अब कोई मॉनेटरी थ्रेशोल्ड नहीं है, कोई मॉनेटरी आपकी लिमिट नहीं है कि मतलब इससे ज़्यादा ऊपर की अमाउंट होगी, ठीक है, तो ही हम फाइल कर सकेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये चीज़ हटा दी गई। अच्छा, रिक्रिएशन क्लब्स, बेसिकली होता ये था कि रिक्रिएशन क्लब्स जो है वो उनको हमने
बेसिकली ये किया कि इनका जो है वो एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये रजिस्टर हो जाते थे, और जो ये प्रोसेस, ये सर्विसेज ये जो अपने मेंबर्स को प्रोवाइड कर रहे होते थे, अब हम उसको भी जो है वो टैक्सेबल में ला रहे हैं। ठीक है, कि जितने भी अपने मेंबर्स के साथ आप सारी चीज़ें जो है वो ट्रांजेक्शंस में अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे, उन सबको हमने चार्जेबल कर दिया है। ठीक है, तो उनके ऊपर टैक्स लगा। अच्छा, उसके बाद आ रहे हैं सर्टेन एक्सपेंडिचर्स। बेसिकली हो क्या रहा है, देखें, इसमें समझना ये है, एक बात ये हो रही है, दो ये, और उसके बाद फिर आगे आते हैं। पहली बात में क्या समझा रहे हैं, देखें, असल में होता ये था कि पहले आपको जो है वो ज़्यादा अमाउंट अवेलेबल था कि आप जो है वो नॉन एनटीएन होल्डर्स को भी जो है वो हम अ, ये चीज़ उनसे परचेज कर सकते थे। लेकिन अब इसको लिमिट को ला के कितने पे रख दिया गया, 10%। बेसिकली अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई 1 करोड़ की परचेजिंग करता हूँ, उसमें से मैक्सिमम मेरे 10 लाख जो है वो किस चीज़ से होने चाहिए, नॉन एनटीएन होल्डर्स से होने चाहिए, इतनी परचेजेस ही, जो अगर मुझे एज एन एक्सपेंस क्लेम करनी है तो। अदरवाइज मुझे जो है वो उसका एक्सपेंस क्लेम करने का चांस नहीं दिया जाएगा अगर 10% से ज़्यादा मैं बढ़ जाता हूँ अपने ओवरऑल पूरे ईयरली परचेजेस में तब। ठीक है, और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट की बात। ये एक ऐसा प्रोविजन जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों का कंसर्न था, ओवरऑल बिजनेस इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आया। इसमें एक बात समझने की है, देखें, लोगों ने कहा टैक्स लगा दिया है, टैक्स नहीं लगाया, टैक्स बल्कि उसमें से जो है वो आपको अमाउंट एज एन एक्सपेंस क्लेम करना ही बंद कर दिया। कैसे बंद हो जाएगा, देखें, इसमें प्रमोट करना था बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को, बेसिकली बैंकिंग चैनल को प्रमोट करना जो है वो इस चीज़ का पर्पस था। कि सबसे पहले क्या हुआ कि आपने जब फाइनेंस एक्ट जो है वो, इसमें इन्होंने बताया कि सेक्शन 21 के ऊपर बात कर रहे हैं कि 2 लाख या उससे ज़्यादा की कोई सिंगल इनवॉइस, मतलब मैंने एक चीज़ बेची जो 2 लाख या उससे ज़्यादा की है, और मैंने उसके अगेंस्ट में कैश रिसीव कर लिया, क्योंकि ये नॉन बैंकिंग चैनल या डिजिटल मीन्स है, मतलब मैंने कैश रिसीव कर ली पेमेंट। ठीक है, अब मुझे उसके अगेंस्ट जो उसकी कॉस्ट होगी या उसका एक्सपेंडिचर होगा, उसका मुझे 50% से ज़्यादा अलाउ नहीं होगा, मतलब इस अमाउंट के 50% से ज़्यादा की ऊपर की लिमिट मुझे अलाउ नहीं होगी एज एन एक्सपेंस। तो फिर कौन सी अलाउ होगी, तो 50% तक जो है वो हमने अलाउ कर दिया होगा, ये लोग इजीली अलाउ हो जाएगा इन केस के मैं उसको कैश में रिसीव करता हूँ। अच्छा, अगर मेरा नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि मुझे लोग कैश में ही पैसे दे के जाते हैं, तो उसका क्या हल है, फिर आप ये करें कि डिपॉजिट्स द कैश, ठीक है, वेदर एन एनटीएल होल्डर और अदरवाइज। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आप फाइलर हों, ठीक है, आप नॉन फाइलर भी हैं तब भी अगर आप अपने बैंक अकाउंट में ये कैश डिपॉजिट करते हैं और साथ साथ वो इन्वॉइसेस लगा देते हैं जो कि आपकी अमाउंट की हैं, इन सब अमाउंट्स की जिनके अगेंस्ट आपको कैश रिसीव हुआ है, तो ये यही समझा जाएगा एज इफ कि आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट ली है। तो बेसिकली कैश को हटा के और जितनी भी इन्वॉइसेस हैं या जितनी भी सेल्स हैं, उन सबको रिकॉर्ड में लाना जो है वो इसका पर्पस था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद आ रहा है बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि ऐसी अमाउंट जो आपने सप्लायर को पे नहीं की है, ठीक है, तो आपका उसके अगेंस्ट विद होल्डिंग अगर आपने उसकी नहीं की, ठीक है, तो हम जो है वो उसका डेप्रिसिएशन भी आपको अलाउ नहीं होगा, बिल्कुल इस तरह की बात हो रही है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल्स। इसमें क्या हुआ, सेक्शन 24 में पहले ऐसा था कि वो एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स जिनकी लाइफ पहले डिटरमाइनेबल नहीं थी, ठीक है, तो उनको हमने एक टेंटेटिव टाइप बताई हुई थी कि मतलब इनकी इतनी लाइफ हो सकती है 25 ईयर्स, ठीक है, जो कि अब कितनी हो चुकी है, अब ये 15 ईयर्स हो चुकी है। इस चीज़ को याद रखना है कि जो चीज़, जो एसेट जिसकी लाइफ डिटरमाइनेबल नहीं है, तो उसकी लाइफ अब 25 ईयर्स नहीं रही बल्कि 15 ईयर्स हो गई। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस। बेसिकली होता क्या था कि देखें, अदर देन सैलरी सारे हेड्स में आपस में एक दूसरे के जो है वो सेट ऑफ हो सकते थे लॉसेस, लेकिन अब क्या हुआ, अब आप जो है वो बिजनेस लॉसेस विद द इनकम ऑफ प्रॉपर्टी, इन चीज़ को आप जो है वो, इस चीज़ों को आप एक साथ जो है वो सेट ऑफ नहीं कर सकते। मेरा बिजनेस चलता है, उसमें मुझे लॉस हो गया, लेकिन मेरी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मुझे अर्निंग हो रही थी,
तो वहाँ जो अर्निंग है वो मैं इस लॉस में कवर करके, ठीक है, आपस में दोनों को सेट ऑफ कर दूं, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर इसके लिए मुझे करना है तो मुझे अगले साल जो है वो बिजनेस इनकम का ही वेट करना पड़ेगा या अदर हेड्स ऑफ इनकम का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तब मैं उसको जाके लॉस को कैरी फॉरवर्ड करवा दूंगा इस साल के लिए, और नेक्स्ट ईयर जो है वो किसी और हेड में क्लेम कर लूंगा। अच्छा, उसके बाद आ रहा है कि हम अगर समझें तो मिनिमम टर्नओवर टैक्स जो है वो बेसिकली पहले था हमारे पास 3 सालों के लिए। ठीक है, मिनिमम टर्नओवर टैक्स जो है वो हमारे पास था 3 सालों के लिए, जो कि अब कितने का हो गया है, 2 ईयर्स पे आ गया। मतलब 3 साल के बजाय अब आप इसको सिर्फ 2 साल तक के लिए ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, सेक्शन 113 है। अच्छा, उसके बाद आ रहा है कि हम ये समझ लें कि अगर कोई मुझे चीज़ परचेज करनी है, बायर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। बेसिकली देखें पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो फाइलर बन जाएं, या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टैक्स के रिकॉर्ड में आ जाएं। तो अब जब मैं एक कार परचेज करने जाता हूँ, इसमें कुछ ऐसी पर्सन की बातें आ रही हैं, मतलब ऐसा पर्सन एलिजिबल होगा जिसने अपनी विदहोल्डिंग टैक्स वगैरह की स्टेटमेंट्स, ठीक है, या इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो है वो अपने कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को प्रॉपर्ली शो करवा दिया है वेल्थ स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, तो उस पर्सन को मैं कहूँगा कि ये हमारा एलिजिबल पर्सन हो गया। ठीक है, इन एलिजिबल के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, इन एलिजिबल पर्सन जो है वो क्या नहीं कर पाएगा, एक ऐसा मोटर व्हीकल, मतलब कि एक गाड़ी जिसकी वैल्यू 7 मिलियन रुपीज से ज़्यादा हो, ठीक है, वो परचेज नहीं कर पाएगा। मतलब ये है कि 70 लाख रुपए से ज़्यादा महंगी गाड़ी जो है वो परचेज नहीं कर सकेगा। ठीक है, अच्छा, ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी या तो खरीदनी हो, एक्वायर करनी हो, या फिर ट्रांसफ़र करनी हो, एग्जिस्टिंग है उसको ट्रांसफ़र करना है, दोनों केसेस में हम कहेंगे कि अगर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है, ठीक है, उसकी वैल्यू, तो आप इसको जो है वो ट्रांसफ़र या एक्वायर नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद आ रहा है कि हमारे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ है, ठीक है, या यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं, तो उसमें कितने नहीं हो सकते, हमने कहा कि 50 मिलियन रुपीज़ जो है वो उससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं हो सकते। ऑल दो बींग अ न्यू इन्वेस्टमेंट, मेरे कहीं और पैसे लगे हुए थे, मैंने वहाँ से ला के यहाँ पे लगाए हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, उस चीज़ को हम इस चीज़ में कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, इसको समझते हैं सेक्शन 151A को। ठीक है, देखें इसमें हो क्या रहा है। हमने बात की कि अगर मैं बीइंग अ इन्वेस्टर, ठीक है, कोई मैं जो है वो बैंक में से सिक्योरिटीज़ लेता हूँ, ठीक है, तो वो सिक्योरिटीज़ बेसिकली एक नए काउंटर पे जो है वो हमारे पास आ रही हैं, और उसके लिए ये था कि जब लोग लेके चले जाते थे और इसके बाद इनका कैपिटल गेन होता था कि उसके ऊपर टैक्स नहीं देते। ठीक है, इस रीज़न को हटाने के लिए क्या कहा गया कि वो पर्सन जो इसका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, ठीक है, उसी के ऊपर रिक्वायरमेंट लगा दी गई कि आप कितने परसेंट जो है वो विदहोल्ड कर लें। हमने कहा 15% जो है वो विदहोल्ड कर लें। ठीक है, डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ पेमेंट कह लें या फिर जो है वो डिस्पोजल कह लें। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम कह रहे हैं कि अगर कोई हमारे पास जो है वो नॉन रेजिडेंट पर्सन हैं, उनके ऊपर अगर जो है वो 10% का हमने रेट लगाया है, तो अ, आपको जो है वो मिनिमम 6 मंथ्स की होल्डिंग करनी पड़ेगी उस इन्वेस्टमेंट की, उनकी सिक्योरिटीज़ की। ठीक है, अगर आप 6 मंथ से पहले जो है वो उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, तो फिर आपके पास जो है वो टैक्स रेट कितने का आएगा, 10% के बजाय 20% का आएगा। अच्छा, जो सर्विसेज पे हमारा जो है वो विद होल्डिंग टैक्स था, 3 अलग अलग किस्म के थे। हमने कहा नॉन कैटेगराइज में जो है वो 9% था। ठीक है, और ये जो है वो हमारे पास 11% जो है वो कैटेगराइज वगैरह में, इन सब में अलग अलग, और स्पोर्ट्स पर्सन का 10% था। यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे पास जो है वो अनस्पेसिफाइड के लिए जो है वो हमारे पास कितना कर दिया, इसको फ्लैट रेट कर दिया 15% का। ठीक है, स्पेसिफाइड के लिए 8%, और जो हमारे पास है, ठीक है, कि आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के लिए, उनके लिए हमने कर दिया कि आपका ये सब जो टैक्स बन जाएगा वो 4% पे ही रहेगा। ठीक है, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के लिए। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो और एक टैक्स आया आपके पास। ठीक है, कि ओवरऑल क्या चीज़ हुई। देखें, सबसे पहले तो ये बात हो रही थी
कि 15% से लेके 0% तक जो है वो जाती है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। और जो है वो हमने बात की कि ओपन प्लॉट में जो है वो उसके केस में ये चीज़ 0% से कम हो जाती है, ठीक है, 0% पे आ जाती है। ओपन प्लॉट के केस में जो है वो ये चीज़ 6 ईयर्स में होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो अ, अगर हम नॉर्मल बात करें तो कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, तो उसके केस में ये चीज़ 4 ईयर्स में हो जाती है, ठीक है, 4 ईयर्स। और ये 6 ईयर्स में। लेकिन ये एक्वायर्ड ऑन और बिफोर 30 जून 2024, मतलब 2024 के जून से पहले अगर आपने ये चीज़ ले ली थी तो ठीक है। लेकिन अगर आपने उससे पहले नहीं ली है, ठीक है, और उसके बाद ली है, तो फिर एक केस अलग है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं उसके बारे में कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। एग्जेम्पशन आपको बेसिकली मिल जाएगी किस चीज़ की, कि आपको अदर देन जो है वो एग्जाम एडवांस टैक्स, आपको कोई और टैक्स ना पे करना पड़े, ठीक है। तो आपको इस चीज़ की एग्जाम्पशन ऐसे मिलेगी कि सेलर जो है वो आ, ये आपको क्लेम कर सके कि भाई अगले पिछले जो 15 साल थे, ठीक है, उसमें उसके पर्सनल यूज़ में था, ठीक है, और उसने वेल्थ स्टेटमेंट में दिखाया हुआ भी था, मतलब इसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह भी पे कर रहा था, ठीक है। और जो है वो टैक्स रिकॉर्ड में इसने पर्सनल यूजेज में ही शो करवाया हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें अगर थी तो ही जो है वो उस पर्सन को हम इस चीज़ में एग्जाम्पशन वगैरह दे सकेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। एक और चीज़ जो नोटिस करनी है यहाँ पे, वो ये समझना है कि ये वंस एवरी 15 ईयर्स, मतलब ये है कि मेरे पास 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने सबको पर्सनल यूज़ में दिखा दिया, और मैं सोच रहा हूँ कि हर एक प्रॉपर्टी को जो है मैं पर्सनल यूज़ दिखा के 15 साल में, 15 साल तो सबके हो गए, ठीक है, तो मैं सबको बैठ के क्लेम कर लूँ और उसकी बेसिस पे उनके ऊपर टैक्स हटा दूँ अपना, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर जो है वो मुझे इसमें दिखाना है तो कोई एक प्रॉपर्टी को मैं देख सकूंगा, ठीक है, इस तरह से अवेल कर सकूंगा इसके ऊपर एग्जाम्पशन, हर एक पे नहीं कर सकूंगा। एफबीआर ने बैंक्स के साथ जो है वो कर लिया कि मतलब उनको जो है वो कॉन्फिडेंशियल डेटा भी वो शेयर कर सकते हैं, और जो है वो बेसिकली दे सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए ही, ठीक है। और टाइम पीरियड भी नहीं, अगेन हम बात कर रहे हैं कि एडवांस टैक्स के जो रेट्स हैं उसके ऊपर बात हो रही है, ठीक है। अब देखें हुआ क्या, ये जो सेलर है उसका रेट बढ़ा दिया गया, ठीक है, और मतलब उसका टैक्स जो है वो कंप्लीट करने के लिए, या उसका टैक्स जो है वो बिल्कुल मेक श्योर करने के लिए हमने क्या किया कि एडवांस टैक्स के लिए जो है वो उनको कम कर दिया, ठीक है। लेकिन जो सेलर है उसके लिए हमने क्या किया कि जो बायर होगा उसी के ऊपर लायबिलिटी एक लगा दी कि आप जो है वो इसका टैक्स विदहोल्ड कर लें, ठीक है। 1.5% से जो है वो कम कर दिया है, किसका, परचेज वालों के लिए 1.5 से रिड्यूस्ड हो गया, देखें रिड्यूस्ड है, और यहाँ पे जो है वो इंक्रीज कर दिया किसके लिए, सेलर के लिए। अब ये 1.5% जो है वो एक्स्ट्रा कौन लेगा, ये विदहोल्ड कर लेंगे, कौन विदहोल्ड करेगा, बिल्कुल सही बात है कि जो परचेजर होगा या जो बायर होगा प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, वो पर्सन ही इस चीज़ को विदहोल्ड कर रहा होगा और जाके एफबीआर को जमा करवा देगा, या फिर हम कहेंगे कि जब एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर होता है तो उस टाइम पे ये सारे टैक्सेस पे हो रहे होते हैं, ठीक है, तो उसी टाइम पे ये विदहोल्ड कर लेगा उस अमाउंट में से। अच्छा, अब आ रही है बात कि डिविडेंड जो है वो म्यूचुअल फंड से दो अलग अलग किस्म के आ रहे थे। हमने बात की कि ये बात समझनी है कि म्यूचुअल फंड जो है वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है डेट सिक्योरिटीज का फंड और एक होता है स्टॉक फंड, ठीक है। हमने कहा कि स्टॉक जो है वो बेसिकली अगर आप स्टॉक्स परचेज करते हैं, और एक होता है कि डिवेंचर्स या कोई भी किस्म की डेट सिक्योरिटीज परचेज करते हैं। किस चीज़ पे, अगर हम कहें कि डिविडेंड इनकम थी, ठीक है, तो उस पर कितना परसेंट था कि 25% का रॉयल्टी रेट लगा दिया था, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा चेंज आया कि अब जो डेट सिक्योरिटीज हैं उन पर 25% रहेगा, और जो स्टॉक वाली हैं, ठीक है, ये जो है वो स्टॉक सिक्योरिटीज हैं, स्टॉक फंड्स हैं, इस तरह के कोई फंड्स हैं, तो उसमें जो है वो हमारे पास 15% का रेट अप्लाई हो रहा होगा। इस चीज़ को समझना है बस, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें सेम है हमारे पास। अच्छा, प्रॉफिट ऑन डेट की बात कर रहे हैं, तो अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करेंगे यहाँ समझना है कुछ कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, तो उनमें अदर देन जो है वो नेशनल सेविंग स्कीम है या पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, उनमें तो जो है वो हमारा
15% ही लग रहा है जैसे कि पहले लगता था। यहाँ पे फाइलर पर्सन के लिए रेट बढ़ा दिया गया टैक्स का, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे 20% कर दिया गया, पहले 15% हुआ करता था। ऑल्दो नेशनल सेविंग्स स्कीम या फिर जो है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम, उनके लिए आज भी 15% ही है। लेकिन इससे पहले जो नॉन फाइलर्स के ऊपर टैक्स था, नॉन फाइलर के ऊपर कितना था? 35%। जब अगर मैं वहां से समझूं कि 15 और 20 था, नहीं, ठीक है, 15% तो उससे ज़्यादा ही टैक्स था ये, ठीक है, डबल से भी ज़्यादा था। लेकिन अब के लिए क्या हुआ कि जब 20% टैक्स हो चुका है, तो फिर 2026 एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है, ये टैक्स अब कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। किस चीज़ का? वो अमाउंट जो 20% से डबल बन रही है, ठीक है, इंक्रीज इन टैक्स रेट, 100% इंक्रीज इन टैक्स रेट्स की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपका जो है वो अब 40% का टैक्स लग रहा होगा, 35 का नहीं लग रहा होगा नॉन फाइलर्स पे। अच्छा, आगे आते हैं कि टेक्नोलॉजी जोन जो है वो उन सब के, तो एग्जेम्पशन जो है वो क्लेम कर सकते हैं किस चीज़ की? कि आपका जो है वो अगले 10 सालों तक, या फिर जो है वो टैक्स ईयर 2035 तक, दोनों में से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने जो है वो स्पेशल जो है प्रोसेसिंग वगैरह कुछ करनी है, स्टार्ट कर दी है, ठीक है, या स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन में जो है वो आ चुके हैं, ठीक है, तो उनके लिए एग्जाम्शन क्लेम करने के लिए या तो उनको बने हुए 10 साल जब हो रहे हैं तब तक के लिए, ठीक है, या फिर जो है वो टैक्स ईयर 2035 जो है वो लास्ट होगा जब तक वो एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, अपने लाइसेंस के इशुएंस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब उसमें आते हैं कि ट्राइबल एरियाज में जो है वो पहले क्या होता था कि इनको जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स की एग्जाम्शन थी, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो आज भी प्रेजेंट है, ठीक है, और इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। सिनेमा में जो है वो हम बात कर रहे हैं कि अभी जो है वो एक सिनेमा इनकम जिस पर्सन की है उसके ऊपर 2030 तक जो है वो कोई टैक्स नहीं है, या फिर जो है वो उसके 5 साल जब भी हो जाए कमेंसमेंट ऑफ सिनेमा, ठीक है, दोनों में से जो भी चीज़ होगी, तो अगले 5 सालों तक मिनिमम, या फिर जो है वो जब उसमें कोई चीज़ बनाई है, ठीक है, सिनेमा बनाया है, उसके 5 सालों तक, दोनों केसेस में ये क्या हो जाएगा कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा होगा फिलहाल। उसकी कोई जो है वो इनकम जितनी भी हो उसको एग्जाम्प्ट ही हमने रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ एक जनरल गाइडेंस की बात हो रही है, क्या है ये? जरा इसको समझना है। देखें ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम 7th शेड्यूल में जो है वो बैंकिंग कंपनीज का जो 7th शेड्यूल है, ठीक है, उसमें हमने क्या चेंजेस किया है। पहले हम उनको सारे किस्म के एक्सपेंसेस अलाउ कर देते थे, ठीक है, लेकिन अब कौन से एक्सपेंसेस जो हमारे इस तरह के हैं कि जो रेंटल एक्सपेंसेस हो जाएंगे, ठीक है, रिफर्बिशमेंट के एक्सपेंसेस हो जाएंगे, और बैड डेट्स। बेसिकली देखें, बैंक वाले अपने जो है वो प्रीमिसेस को काफ़ी अच्छा रखते हैं, तो उनका जो है वो रिफर्बिशमेंट वगैरह इन सब पे जो है ना काफ़ी खर्चा आ जाता है, ठीक है, एक चीज़। दूसरा ये है कि वो लोन्स वगैरह दे रहे हैं तो उनका बैड डेट्स का प्रोविजन अच्छा खासा बन रहा होता है। इन दोनों की बेसिस पे एक क्लेम जो है वो अमाउंट बना रहे होते थे ये लोग, मतलब जो एज एन एक्सपेंस क्लेम कर लेते थे। लेकिन अभी के लिए अगर मैं ये कहूँ कि उनको ये चीज़ एक्सप्लेन एज एन एक्सपेंस क्लेम करनी है, तो वो जो स्पेसिफिक मैनर है जो वो ले डाउन, जो वो हमारा मतलब जो प्रोविजंस में पहले ही बता दिया है उन्होंने, ठीक है, 7th शेड्यूल में, ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं कि अगर वही होगा तो ठीक है। और एक्सटर्नल ऑडिटर्स की भी जो है वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर दी कि आप भी इसको अच्छे से वेरीफाई कर लें ताकि ये एक्सपेंस जो है वो अमाउंट अकॉर्डिंगली चार्ज हो सके और वही क्लेम को हो टैक्स से एज एन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो बस यहाँ तक हमारी वो चेंजेस थी सारी जो है वो टैक्स में आई हैं, ठीक है। और इसमें आगे फर्दर आ रहा है कि ये किस किस जो है वो लोगों को कहाँ कहाँ मतलब ये चीज़ रखी भी होनी चाहिए। तो सर्कुलर की खैर इससे हमारा कोई बहुत ज़्यादा फर्दर कोई कंप्लायंस नहीं है। बाकी जो चेंजेस थी आई होप कि आपको ये समझ में आ गई।